नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर टीवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। In Chinese, ni hao. In Japanese, konnichiwa. Pradeep ji. Abariyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And all over South America and everywhere else. And very shortly, I think I'll have something in Portuguese as well for the viewers in Brazil. But in the meantime, Pradeep ji, so I thought we were very serious about this anti-terror campaign, and terror and talks don't go together. खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते, आतंकवाद और क्या है वार्तालाप इकट्ठा नहीं होगा। अरे हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं यार उनके साथ। बीसीसीआई इज जस्ट एग्रीड September 9 to September 28. Yes. Asia Cup in United Arab Emirates. What's going on here? ये क्या है? I think the final things have still not come. Though the timetable has come, I think India might still refuse to play them. But right now, as you said, Sir, BCCI is agreed. Yes. So which means the government of India must put their foot down. Exactly, sir. या तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत सरकार से अनुमति नहीं ली है, मैं वो मान नहीं सकता हूँ वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो राजा बिनी साहब हैं, और राजा बिनी साहब रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द आईसीसी चेयरमैन, वो अमित शाह साहब के सुपुत्र हैं, जय शाह। तो मुझे जय शाह साहब जो हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिना भारत सरकार की अनुमति के हुआ होगा, और अगर हुआ है तो भारत सरकार को फौरन मना कर देना चाहिए। और मुझको तो ऐसा लगता है कि अभी भी फौरन मना कर देना चाहिए that we are not going to play Pakistan. Nothing to do with these guys. We shouldn't play it out. That's right. For what? Yes. और एशिया कप अगर होता है हुए, नहीं होता who cares about the Asia Cup anyway? I mean, we are being rogered at the moment in the test match going on at Old Trafford. Terrible. I wonder when are they going to sack Gautam Gambhir as manager. Otherwise, Indian cricket will go back by about 5 or 10 years, but then that's a separate issue. All I'm saying is, we have to wake up. What's going on here? I think we are joined by most of our guests. Let's go straight across to them. I could hear Ali Daruwala Sahab. Daruwala Sahab, namaskar. He's there. नमस्कार। The tapper. जय हिंद सर, जय हिंद दारुवाला साहब, कैसे? जय हिंद, गुड इवनिंग। Good evening. और नासर साहब as usual, looking very dapper. शर्ट चेंज कर दिया, व्हाइट यूजुअली पहनते थे, आज काला पहने। कोई प्रोटेस्ट? आज सैटरडे सर, शनिदेव का दिन है, इसलिए काला हो सकता है। नासिर साहब नमस्कार। यूजुअली जैसे नमस्कार सर, नमस्कार। राहुल गांधी जी जैसे ड्रेसअप करते हैं, वैसे ही नासिर हुसैन साहब भी ड्रेसअप करते हैं। करेक्ट है, और आजकल फिजिक भी वैसी बन गई है, 6 पैक, ब्यूटीफुल बाइसेप्स, शोल्डर्स एंड ऑल दैट वंडरफुल। व्यास साहब कैसे हैं सर? नमस्कार, ठीक है। नमस्कार। व्यास जी एब्सोल्युटली फ्लुएंट, जस्ट लाइक अ लॉयर, एकदम पॉइंट वाइज वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। Well, I'm very, I thought it would not happen. I'm really very impressed with Eknath Shinde Sahab. The manner in which Shinde Sahab is working at the moment, amazing, absolutely amazing. But we'll talk about that in just a minute. But in the meantime, अब मैं आप तीनों महानुभावों से पूछता हूँ। सबसे पहले मैं नासिर साहब के पास जाऊंगा। नासिर साहब, ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद है उसको हम खत्म करेंगे, पाकिस्तान को हम सांस नहीं लेने देंगे, पाकिस्तान में मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, खून और पानी इकट्ठे नहीं चल सकते। सर अभी एशिया कप का शेड्यूल आया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने उस पे साइन कर दिया है। इनफैक्ट इट वाज लेफ्ट टू द बीसीसीआई। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने बीसीसीआई के ऊपर छोड़ दिया था कि भैया तुम बताओ क्या करना है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यानी दुबई में और शारजा में और एक और जगह यार वो क्या है, वो अबू धाबी, वहां पर ये टूर्नामेंट होने वाली है। तो सर वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग पाकिस्तान। अब क्या है, अब क्या हो गया, वो व्हाट हैज चेंज्ड कि सितंबर 9 से सितंबर 28 तक ये टूर्नामेंट है, तो अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे? पूछ रहा हूं आपसे नासिर साहब। मुझसे होना ही नहीं चाहिए था यह सवाल, बीजेपी से और उनके समर्थकों से होना चाहिए। मैं जाऊंगा ना बीजेपी से, दारुवाला साहब बैठे हैं आपके साथ में। ये जवाब वो हमसे बेहतर दे सकते थे कि आखिर उनके साथ क्यों खेला जा रहा है। क्योंकि जब मोदी जी कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, पानी तो करोड़ों साल से बह रहा है, कोई पानी आज नहीं बह रहा है।
जब ये नदियां, ये पहाड़, ये झरना कब से है मुझे नहीं मालूम। इतिहास के पन्नों में आप दर्ज होगा, मुझे इतिहास ज्यादा पता नहीं है। मगर मैं इतना जानता हूं कि ये डैम को, ये नदियों को रोकना इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। आदमी जज्बात में आके बहुत कुछ कह जाता है, मगर उसको अमल करना बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने जज्बात में हर बात को बयान किया, पर जमीन पे कुछ लेकर नहीं आए। जब ट्रम्प जैसे देश के नागरिक, ट्रम्प कह रहे थे, अमेरिका से बार बार ऐलान करके ना जाने 21 बार कहा कि 24 बार कहा कि हमने वार किया, हमने वार को रोका है, दो एटमी पावर को रोका है, दो महान कंट्रियों को रोका है, एक आतंकवादी कंट्री और एक हिंदुस्तान जैसी महान कंट्री, उसको बराबर ला के खड़ा किया। तब भी मोदी जी कुछ नहीं कहे। वहां उनकी कैमरे पे खून नहीं खोली थी, पर जज्बात नहीं खोली। और फिर आज खून ठंडी हो गई जब ये क्रिकेट खेलने की बात आ गई। आज क्यों पहलगाम को भूल गए, क्यों हमारे कश्मीरियों को भूल गए, क्यों उन लोगों के खून, उनकी जिनकी सिंदूर उजरी, उनको भूल गए। ये कैसे इजाजत दे सकती है? बीसीसीआई क्या देश से बड़ा है? सवाल तो ये है, क्या बीसीसीआई को इतना पावर है कि देश के खिलाफ जाके हमारे लोगों के खून पे, जो अभी सूखी भी नहीं होगी, लोगों की आंखों के नम आज भी होगी, उनके घाव को हरा कर देना, कि क्या देशभक्ति है? मैं यही पूछना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा बजाज भाई, इसका जवाब आपके दो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, बहुत जानकार लोग हैं, दे विल गिव यू द आंसर कि आखिर क्यों खेलने, क्या मजबूरी है। ये आप ये सवाल उनकी तरफ मूव करें तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। या मजम्मत करते हैं या समर्थन करते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं, विपक्ष के जी लोग बिल्कुल। जानना चाहते हैं। नासिर साहब, ओबीसी समाज को न्याय दिलाना, राहुल गांधी जी ने एडमिट किया यूपीए के दौरान, हमसे गलती हुआ, हमने इसका एहसास नहीं किया कि इनको जस्टिस, न्याय मिले, वो हमसे एक फेलियर। तो ये इस वक्त में ओबीसी समाज का ये एडमिट करना राहुल गांधी जी का किस प्रकार से देखते हो? एक तरफ न्याय की बात करते हैं और दूसरा एक्सेप्ट करना यूपीए रिजीम में हम शायद। गल ठीक है प्रदीप भाई, बहुत बेहतरीन सवाल किया यूपी आपने ओबीसी के लिए। तो राहुल गांधी ने एडमिट किया कि हम कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को, शायद हम वो बेहतरीन से समझा नहीं पाए। नहीं तो मंडल कमीशन की सबसे ज्यादा विरोधी कोई रही तो भारतीय जनता पार्टी रही है। ये हम नहीं कहते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस का स्टेटमेंट है कि जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला तो वो मंडल के विरोध में ही निकाला था, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी तो आप देख लीजिए तमाम जगह वो मुखालफत करते रहे, ओबीसी के खिलाफ बोलते रहे, पर ओबीसी को हम कन्विंस नहीं कर पाए। सिर्फ हम सेंट्रल में ये बिल पास नहीं हुआ, आप देखेंगे तमिलनाडु में, साउथ के कई स्टेट में ये ओबीसी मंडल कमीशन के पास होने से पहले ही वहां हमने रिजर्वेशन दे रखा था, मगर सेंट्रल में आने में वक्त लगा। ये बात सच है। 1989 में हुआ, पास हुआ बीपी सिंह के दौर में। तो क्या बीपी सिंह के मंडल कमीशन को बीजेपी ने वो मजबूती से जमीन पे साथ दिया? इसी मंडल कमीशन के विरोध में बिहार में सरकार गिरा दी गई थी, शायद भूल गए होंगे ये लोग। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जितना दिखाते हैं ओबीसी के करीब, उतना ओबीसी के करीब नहीं है। आज भी मैं कहता हूं ओबीसी को कितना फायदा हो रहा है। आप रोहिणी कमेटी आपके पास है, हमारे दोस्त बैठे हैं, एडवोकेट है, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि रोहिणी कमेटी खुद कहता है कि ओबीसी को 5% रिजर्वेशन का भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है, इसका सवाल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? आज क्रीमी लेयर के लोग उसको छिपाकर लोग ओबीसी का फायदा ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? आज महाराष्ट्र के लोकमत में छुपता है कि लाडली योजना के मर्दों ने भी लेडीज बन के पैसा ले लिया। यानी कि लाडली योजना जो था वो किसके लिए था? गरीब महिलाओं के लिए होना चाहिए था, वंचितों के लिए होना चाहिए, समाज से पिछड़े। पर क्या हुआ? सिर्फ वोटों को चोरी करने के लिए वो पैसा बांटा गया। बाद में आज क्या पता चलता है कि जेंट्स भी महिला बन के वो ले रहे हैं। तो ये सब करप्शन था। ओबीसी को सिर्फ दिखाया गया, ओबीसी को कुछ मिला नहीं। हमने सदियों से मंडल का समर्थन किया है, हमारी नीति रही है, हमारी सिद्धांत रही है कि ओबीसी, दलित, वंचित समाज के मुख्य धारा में जुड़े, उनके लिए हम लड़ाई लड़ते रहते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये समाज पिछड़ा हुआ है। 200 साल से ये समाज अगर पिछड़ा है तो उस समाज के लिए हम आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये समाज पिछड़ चुका है सर। ये समाज को आप आज भी जमीन पे देखेंगे तो इनकी हालात उतनी बेहतर नहीं हुई है जितनी बेहतर हम देखते हैं। आज भी आप गाँव में चले जाएं, दूर कस्बों में चले जाएं,
तो दलितों की हालात वैसे ही बदतर है जैसे ओबीसी की हो रही है। आज भी बैकवर्ड ओबीसी की हालात आप देख आइए तो वो समाज की मुख्य धारा से अभी भी नहीं जुड़ पा रहा है, इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। हमने आज कास्ट सेंसस की बात क्यों की, जाति जनगणना की इसीलिए तो बात की कि हर समाज को गिना जाए। जब दरियाओं की, नदियों की, दरख्तों की काउंटिंग हो रही है तो इन समाज की भी काउंट हो जाए, कितने लोग हैं उनको पता चले, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो, इसीलिए हम कास्ट सेंसस की बात की। पर कास्ट सेंसस में भी इन्होंने हिडन रखा, 2027 से ये काउंटिंग शुरू करेंगे जिसका बजट 500 करोड़ है। 500 करोड़ में कैसे पास होगा मुझे नहीं मालूम, जिसमें 1100 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। कैसे ये कास्ट सेंसस करेंगे उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी, क्योंकि हम इस पे देख रहे हैं कि समाज को क्या मिलेगा। फिर भी हम ओबीसी के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी समाज बहुत पिछड़ा है, उसके समाज में मुख्य धारा में लाना यह हमारी मुख्य राजनीति है सर। तो इसके पहले कि मैं अली दारूवाला साहब के पास जाऊं, नासिर साहब एक और सवाल। बिहार के अंदर जो अभी इलेक्शन कमीशन सर्वे कैरी कर रही है, जिसमें 70 लाख के करीब 70 लाख के करीब वोटर्स को वोटर्स लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। 62 लाख लोगों को वोटिंग लिस्ट से सर अभी लेटेस्ट फिगर 70 लाख का है मेरे पास। हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग, यू मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बट आई हैव गॉट 70 लाख here. तो wait, sir, whether it is 60 lakhs, sir, whether it is 60 lakhs, whether it is 70 lakhs, 50 lakhs, or even 5 voters, all I'm saying is, okay sir, sir, all I'm saying is क्या है ये, मतलब ये वही लोग हैं ना जिन्होंने अभी लोकसभा में वोट लोकसभा में वोट किया है, तो ये क्या है? नहीं तो क्या फिर वही कहते हो, ये लोकसभा में वो वोटर वैलिड हो गए और अभी विधानसभा में इनवैलिड हो गए, तो फिर वो जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या होना चाहिए? उन्हें तो रिजाइन करा के फिर से री इलेक्शन कराना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो ये वोटों की चोरी हो रही है सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई सबने देखा है, यही हाल अब बिहार में हो रहा है। तो फिर लोकतंत्र कहां बचा जब वोटों आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम होता है? वोटों को बढ़ाने का काम होता है, ना कि वोटों को घटाने का काम होता है। आपको न्यू कमर्स को जोड़ना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के, यही इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया उसको वैलिड करती है, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे इनवैलिड कर। तो मैं पूछता हूं, जब ये वैलिड कर रही थी तो वो कौन से आधार था, वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स था, वो कौन सा पैमाना था जिससे आपने वैलिड किया? आज कौन सा पैमाना है जो उसको आप इनवैलिड करने की बात कर रहे हैं? वो तब आप गलत थे या आज गलत है? आप उस गलती के लिए क्या देश से माफी मांगे? नहीं मांगते हैं आप माफी। कौन सी गलती आपने की, तब आपने वैलिड करार दे के आज उन वोटरों को नाम हटाते हो और वंचितों समाज का, बहुजनों समाज का, माइनॉरिटी समाज का, इन लोगों का नाम काटते हो? शर्म नहीं आता है? ऐसे लोगों के वोटों से आप सत्ता में बैठे हो, ऐसे ही वोटरों को आप आज नाम काटते हो। ये शर्म की बात है सर। लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ मजाक है। यही चीज अगर हिम्मत था तो आप इलेक्शन से 4-6 महीना लोकसभा से पहले करते, यही महाराष्ट्र में करते, और नहीं किया। यहां तो आपको हम देते रहे मीटर कि ये नाम गलत है, ये नाम गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं सुना, मगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अचानक जाग गया। जहां अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है, सितंबर तक आप नाम काट रहे हो। ये मजाक नहीं है तो क्या है सर? ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। So let me go to अली दारूवाला साहब। दारूवाला साहब, अब आप ये बताएं सर, वो टेररिज्म की कैंपेन खत्म हो गई क्या? हम जीत गए क्या? खत्म कर लिया हमने पाकिस्तान को? मतलब पहलगाम के जो 4 लोग थे वो मिल गए, वी हैव हैंग्ड देम। जो जितने भी सरगना थे उनके, हाफिज सईद और वो और का सलाउद्दीन और पता नहीं कौन कौन, ये सब लोग मिल गए हमको। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, सब वी आर प्लेइंग क्रिकेट विद पाकिस्तान। Answering that question of yours. Sir, now answer that first. Sir, please answer that first. Please answer that first. How can the BCCI agree to play cricket with Pakistan? Answering that, I have taken that first question of yours. Yes, so please answer that. Sir, please answer that question. BCCI ने पाकिस्तान को जो अभी जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, एशिया कप, पाकिस्तान एशिया कप करने का, एशिया कप, नॉट वर्ल्ड कप, एशिया कप। एशिया कप में अभी जो मैच होने जा रही है, आई एम नॉट अ स्पोर्टिंग पर्सन, मगर ये बीसीसीआई ने ये जो एक प्रपोजल को मूव किया है, प्रपोजल मूव नहीं किया है सर, दे हैव एग्रीड। The entire schedule is out. Between September 9 and September 28, India and Pakistan are in the same group. जी बोलिए सर। राजीव सर, आई कैन सी द एंगर ऑन योर फेस। जैसे आपके चेहरे पे ये स्टूडियो में, जैसा हमारे मित्र और प्रदीप जी, ये सब लोग के अंदर एक रिसेंटमेंट है, अभी तक अंगार बुझी नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि अभी तक वो कब्र की आग जो है वो अभी भी वो तप रही है,
और जो लोगों के सिंदूर उजड़े हैं वो गुस्सा लोगों के अंदर अभी भी है, मगर मैं इसको इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोई मेरी औकात नहीं है। क्या अगर क्रिकेट मैच खेलने से ये क्या आग बुझ सकती है? क्या वो दिल के लगे हुए जख्म और सदमा मिट सकता है? इसका जवाब देने की तो मेरी औकात भी नहीं है। मगर मगर कहा तो मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरी छोटी सोच है, क्या हमने आर्ट को और स्पोर्ट्स को ये वॉर एम्बिट से दूर रखना चाहिए। हेट्रेड है, गोली चली तो खून बहेगा और खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। ये सेंटिमेंट्स के मेरे प्राइम मिनिस्टर है, मैं हूं यहाँ पे, सुशील व्यास जी है और हमारे नासिर खान साहब भी है। मगर मैं एक बात आपको कहता हूं, कहा तो पहल, कहा तो एक चिंगारी, कहा तो एक दोस्ती का पहल, कहा तो जुड़ने की बात अगर कोई करता है, अगर बीसीसीआई के माध्यम से अगर यहाँ पर कोई पहल अगर जोड़ने की करता है, तो मुझे लगता है उसे ऑल डोर्स शुड नॉट बी शट। ये एज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल पर्सन, दिस इज माय पर्सनल व्यू ओवर हियर, नॉट एज अ बीजेपी स्पोक्स प्रदीप पर्सन। जी, अगर किधर भी कोई एक चिंगारी है जहाँ पे कुछ चीज सुलझ सकती है, भले वो कला के माध्यम से हो, स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, ये जो दिल दुखी है, कहाँ तो जाके ये ब्रिज कहाँ तो हमें बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बीसीसीआई ने एक छोटा सा प्रयास किया है, हम सब ने प्रयास करना चाहिए। बेशक वो 4 गुनेगारों को तो फांसी को झाड़ से, पेड़ से लटकाना चाहिए। एट द सेम ब्रेथ आई कैन इवन टेल यू दैट सर, that is my Darwala view sir. on what this two countries playing. sir, is Darwala that the sir, BJP's In official? my Darwala- contribution, I put forward what I Darwala feel. sir, I'll ask you another question. Prime Minister Modi has superseded Indira Gandhi as the second longest serving Prime Minister of this country. Now only Jawaharlal Nehru remains before him. Yeah, and people believe that he's an elected Prime Minister, the third time elected Prime Minister, second longest time, Darwala sahab. But Rahul Gandhi ji ने जिस प्रकार से कल कहा कि मोदी जी में वो दम नहीं है, मोदी जी में वो दम नहीं है, मैंने उनको करीब से देखा, मैं उनसे मिला हूं, दैट्स व्हाट राहुल गांधी सेड। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मोदी जी में दम नहीं है। हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट दारुवाला साहब? दम नहीं है तो मतलब क्या है? सर, राहुल गांधी जी ने जब जब मोदी जी को ट्रोल किया है, जब जब उन्होंने अनाप शनाप हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा है, सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए मोदी जी ये कोई पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है सर, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, हमारी 142 करोड़ जनता के वो प्राइम मिनिस्टर है। जब वो बाहर जाते हैं, मैं कभी भी मेरे कोई भी डिबेट के अंदर ऑनरेबल राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी को कभी भी मैं कोई शब्द में सोची तो मेरी औकात नहीं है, नहीं कह सकता। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि राजीव गांधी जी का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। जब वो विदेश में बात करते थे, एज ए स्कूल स्टूडेंट वी यूज्ड टू फील सो प्राउड दैट व्हाट अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर वी हैव। ऑन द सेम फुटस्टेप्स वी हैव आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो इंडिया को लॉट्स ऑफ टॉल फेम ला रहे, इंटरनेशनल डायस्पोरा में उनका एक एक्सेप्टेंस है। राहुल जी को क्यों नहीं दिख रहा है मुझे नहीं समझ में आता है, वो शायद उनका पर्सनल ओपिनियन है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं सर, हैट्स ऑफ टू हिम, वी ऑल रियली लुक अपॉन हिम। ऊपर वाला अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, ये इंडिया को वो एक ऐसे दिशा की तरफ वो लेके जाए जहाँ पे ये आने वाले दिनों में जो लोगों ने हम इंडिया की जो दिशा करके रखी है ना, उसे दिशा को दिशाहीन से रास्ते पे लाने का काम केवल और केवल हमारे नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। आई वांट टू आस्क यू, बजाज साहब जिधर खत्म किया ऑपरेशन सिंदूर, आर्मी चीफ कल ही बोले ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, इट्स ऑन। दारूवाला साहब आर्मी चीफ ये बार बार रिट्रेट कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और उसी वक्त हम क्रिकेट खेलेंगे। ये कौन सा क्रिकेट डिप्लोमेसी है? आई डोंट थिंक द कंट्री विल लाइक इट। नो वन। आप एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर घर घर पहुंचा रहे हो। सेकंड फेज प्रदीप जी, बोलिए दारूवाला साहब। आंसरिंग इन सेकंड फेज, एक बात समझिए और रीड बिटवीन द लाइंस। अगर आप होशियार है ना तो आप वो लाइंस के बीच में आप अंडरस्टैंड बिटवीन द डॉटेड लाइंस। इट इज ऑपरेशन सिंदूर 2, ये अब जारी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 2 रोल आउट होने वाला है। वो जो 4 आतंकियों ने जो कांड किया है ना सर, उसका जो खामियाजा है, ये इतने इनोसेंट लोग, मैं आपको कह रहा हूँ इतने सारे लोग हैं अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में, पाकिस्तान में, जिसकी दाल रोटी, जिसका नहीं क्या चूल्हा है ना,
कुछ ये स्पोर्ट्स के माध्यम से कितने लाखों लाखों करोड़ों लोग को जॉब्स मिलते हैं। सर पाकिस्तान को मिलते हैं, इंडिया को नहीं मिलते। सर just- इंडिया के लोगों को नहीं मिलते, इंडिया के लोगों को कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान से खेलने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन, इज कंप्लीटली बैंकरप्ट. It is only because we have agreed to play the Asia Cup with them that Pakistani cricket board will survive. I don't think, this is my personal opinion, Daruwala Sahab, the government is going to allow this. I am sure the Modi government is going to take a very strong step, and probably in parliament itself day after tomorrow, Mr. Modi or Mr. Amit Shah may announce that BCCI is not allowed to play. And if they don't, sir, they will have a lot to answer for. बैकलैश बहुत जबरदस्त होगा। Sir, nobody will agree कि एक तरफ आप हमारे लोगों का गला काट रहे हैं और उनके साथ जाकर के आप क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? व्हाट इज दिस सर? दारूवाला साहब, राजीव साहब, मैं आपको किधर ट्रोल कर रहा हूं? मैं आपके खिलाफ किधर हूं? मैंने कहा कि किधर से भी चिंगारी अगर दो देशों के बीच में, मैंने ये नहीं कहा कि ये क्रिकेट खेलने से वो आपस में गले मिलेंगे और लोगों की जो आंखों की आंसू है वो पोंछे जाएंगे। मैं कह रहा हूं कला के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से कहाँ तो ये जख्म भरने को, कहाँ तो हमने स्टार्ट करना चाहिए। अगर लोकसभा में पास होता है तो मेरी क्या औकात, मैं उसको सही गलत को सही कहूँ, क्या आर्मी को कॉन्फिडेंस में लिया है? सर ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ सर। आप एक क्या आर्मी को कॉन्फिडेंस में लिया? आर्मी कह रहा वॉर ओवर नहीं है और आप गेम खेलने को तैयार हो गए। दिस इज सर, इंसल्टिंग द आर्मी। 2 ऑपरेशन चालू है। मैंने नहीं कहा कि गेम खेलने को तैयार हो गए, मतलब बीसीसी ने ये प्रपोजल को मूव किया है, अग्री किया है, तो वी शुड सी ऑन अ पॉजिटिव नोट। मैं बीसीसीआई का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने ये जो समझा, मैंने आपको ये कहा कि अगर स्पोर्ट्स और कलाकार, ये लोग ये जो दिल की दूरी, जो मन की दूरी हो गई है, अगर इसके अंदर कुछ हद तक करने का प्रयास करके अगर ये यशस्वी हुए तो ये एक अच्छा पहल माना जा सकता है। नहीं, अगर हमारे पंतप्रधान कहते हैं नहीं खेलना चाहिए तो नहीं खेलेंगे, उसमें इतना राजीव सर, आप इतना गुस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं सर। वो 26 लोग जो मरे, उनके परिवार वालों को हम क्या जवाब देंगे? उसके अलावा हम लोगों ने वहां पे बमबारी करी, उनकी कोई 17 के करीब हमने एयरफील्ड डिस्ट्रॉय किए। हम बोलते हैं 11, पाकिस्तानी बोलते हैं 19। हम नहीं बोलते 19, पाकिस्तानियों ने कहा कि हमारे 19 एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हैं। 9 हमने आतंकवादी अड्डे जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं। वो काहे के लिए किया? ताकि हम क्रिकेट खेल सकें। एज बाला साहब ठाकरे यूज्ड टू से, व्हाई डू यू हैव द आर्मी? जस्ट गो एंड प्ले ऑन द बॉर्डर। दोनों तरफ की क्रिकेट टीम कर दो। सर, अतिरेकी लोग जो है, ये लोग यही करना चाहते। 2 देशों के बीच में झगड़ा, ये जो एक अच्छा चला था हमारे देश में 11 साल से, उसके अंदर वो लोग ने इतना बड़ा एक कांड कर दिया। वो लोग पाकिस्तान ने किया है ना, आप उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। सर सुनिए ना, मुझे एक बात सुनिए ना सर, मुझे एक बात सुनिए। मैं तो उनका पहल नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी निंदा कर रहा हूं। तो ये डिवाइड करने की जो इन्होंने कोशिश की, तो इसके अंदर वो लोग यशस्वी हो गए। सर, वेयर आर यू स्टैंडिंग? आई स्टिल कांट फिगर आउट। सर दारूवाला साहब, आई विल कम बैक टू यू। आई एम स्टिल नॉट श्योर वेयर यू आर। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं नासिर भाई? जरा पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो 2 बार पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे वो समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान सही है। वो ऐसा क्यों साबित करने में लगे हैं मुझे नहीं मालूम। ये बीजेपी जैसे पार्टी की उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी के वक्त ऐसा बोलेंगे। ये घुमाने की बात मत करो। मैंने कहा स्पोर्ट्स और कला, अगर अगर इसको ये इसके अंदर ब्रिज बना सकती, पाकिस्तान का समर्थन कभी नहीं किया। सर ये जो है ना, सर सुनिए ना, दारूवाला साहब और नासिर साहब, ये अभी झूठ बात मत करिए, आपको शोभा नहीं देता। सर दारूवाला साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा। नहीं, आई विल नो राजीव सर, डोंट स्टॉप मी प्लीज। नहीं, आपने अभी कहा 2 देशों में झगड़ा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान का समर्थन कर रहा हूँ। आपने नैरेटिव सेट मत करिए, ये टूल किट को एक्सपेंड मत करिए। मैंने कहा स्पोर्ट्स और कला, अगर ये 2 देशों के बीच 2 देशों में नफरत फैला रहे काम हुआ है, इसके अंदर कोई ब्रिज बना सकते तो हमें इसे वेलकम करना चाहिए। मैंने कभी भी नहीं कहा कि पाकिस्तान की मैं सराहना कर रहा हूँ, उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, उनकी स्तुति कर रहा हूँ। सर ये झूठ बात बंद करिए। सर ये जो कांग्रेस का ये जो गंदा घिनौना काम है ना, देखो मैं कंट्रोल करता हूँ सर आपको। अगर आप जब झूठ बात करते हो नासिर खान साहब, आप जब झूठ बात करते हो सर, आपका रिफ्लेक्ट करता है, आपका किरदार रिफ्लेक्ट करता है, आप कहां से आते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है। मत करिए सर, आप समाज का नाम खराब कर रहे हो। आप समाज का नाम खराब आपने बोला ना,
आप मेरे बोलते रहिए। मेरे आप रसूल ने आप- कहा दारूवाला था, साहब, आपने नहीं मुसलमान बोला। सब कर सकता मगर क्या झूठ आप बात हिंदू नहीं कर मुसलमान सकता। लेके बैठ गए? नासिर खान साहब झूठ आप बात मत खुदा करिए। नहीं नहीं, अरे Do आप not क्या lie. क्या ये डिबेट He का is तर्क है? lying मुझे समझ में नहीं with आ a रहा है। white आप face, with आप open हिंदू मुसलमान cheeks. लेके This बैठ man गए, आप is नासिर मुसलमान लेके साहब मुसलमान, ये क्या एंड तर्क है? दारूवाला साहब, फर्स्ट ऑफ Really, I'm ऑल, not surprised. मिस्टर दारूवाला, lying. मिस्टर नासिर दारूवाला, Ali that is दारूवाला साहब, Nasir ऐसा कभी Hussain. नहीं कहा. This is what you should have told him, Rajiv sir. Pradeep sir, Sir, you should you have stopped Nasir said, bhai. you said अगर ये बाम लगाने का काम हो रहा है तो we should welcome it. तो उन्हीं उससे लेकर के नासिर साहब ने अपनी बात रखी. And by the way, his name is पाकिस्तान की Nasir Hussain. सराहना, पाकिस्तान की प्रशंसा, ये वो- वर्ड्स किसने सर, यूज सुनिए किया? ना, मैं एक नासिर मिनट, खान मुझे साहब मैं शोभा सर, नहीं देता। सर, सर, everybody आपकी has a right पार्टी to interpret. आपके लोगों के वजह से गारद हो जाएंगी। याद रखना, मेरी बात को लिख के रखना। Right, let me नासिर go खान across साहब, to आपकी Avyas साहब. पार्टी गारद डिबेट करने है, का पता काम नहीं आप मैं- कर रहे हो। वाकई मैं क्या Let me go across to Vyas साहब. Vyas साहब, ब्यास व्या- भाई, मुझे 30 सेकंड चाहिए। ब्यास भाई, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आपकी इजाजत हो। क्या होता है समर्थन, क्या होता है? आप एक तो दारूवाला साहब पता नहीं क्यों कौम को ले आते हैं। आप बीजेपी के वक्ता है, मैं कांग्रेस का वक्ता, आप पार्टी की लाइन बोलिए। आप रसूले खुदा और पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, मुझे झूठ समझ में बात नहीं कर रहे हो आता सर है। आप। नहीं नहीं, आप सच बात, अरे ऐसे नहीं होता है डिबेट दारूवाला साहब कि आप कुछ भी बोलते रहिए, मैं सुनता रहूं। क्या होता है? आपने बिल्कुल, कहा अभी आप अभी कुछ कहा भी बोलेंगे, आपने मैं सुनूंगा। अभी आपने कहा मैं कि दो सुनूंगा। देशों मैंने में कब झगड़ा कहा करा कि रहे। पाकिस्तान की प्रशंसा मैं सर कर रहा हूं सुनिए, और मैं दारूवाला चुप साहब करके सुनिए ना। सुनूंगा। हाँ, छोड़िए ये फिर। बात को वायरल करना चाहते, ये बात को वायरल करिए। सर, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी ये कांग्रेस वालों के दिल में है। ये अब मैं डंके के चोट पे अभी कहता हूं। आपको चाइना के क्रिकेट लिए पे मलहम हमदर्दी लगा रहे हैं नासिर आप। खान साहब के दिल आप- में है। So, ऑस्ट्रेलिया वो और वो कनाडा आपके के वक्त दूध तभी का आपको देश देश सुन कांग्रेस रहा है। चलाता है। वक्त तभी आपको देश सुन रहा है सर, आपको देश सुन रहा है। so ban the match. बिल्कुल, So ban the डंके के चोट BCCI पे कह रहा हूं। decision. पंजाब का फार्मर So एजुकेशन BCCI का decision पैसा, को- शाहीन बाग का पैसा ये कांग्रेस छोड़िए। के लोगों ने पहुंचाया। नहीं सर, छोड़िए, BCCI का मैं decision बात cancel होता है, आप कीजिए। अपने तर्क में करिए तो अच्छा है, मैं अपने तर्क पे करूं तो अच्छा है। आप अब मेरे बीच में झूठ बोले, मैं बात आप मत करिए, क्या प्लीज। आप सच बोल रहे होंगे तो ठीक है। आप झूठ और झूठ सच बात का मत करिए। पैमाना, झूठ का सच, वो नासिर भाई, एंकर झूठ बात। बैठा है, देखो, एंकर मैं आपको एंकर बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं I आपको very रिस्पेक्ट respect करता हूं। you, मैंने और ये कोई बात गलत आप भी बात जानते नहीं- हैं कि अली दारूवाला कभी झूठ बात नहीं व्यास जी, करता। अरे छोड़िए व्यास यार, जी, आप इस तरह से डिबेट में मैं नहीं पासती। आप बीच में बार बार पर्सनल अटैक करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं व्यास जी- है। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखता हूं। आप पर्सनल क्यों होते अरे हैं? नासिर हुसैन जी, व्यास जी के पास जाते हैं बहुत दिनों से, You बहुत want to बहुत lie समय and हो गया, sit आधा and घंटा हो take गया। your lies. I am आधा- sorry, नासिर खान साहब। आधा- व्यास You जी, will destroy the व्यास जी, party. मोदी जी खिचड़ी खाने गए थे, उसके बाद यू गॉट उरी, पुलवामा, एंड पहलगाम। अटल जी लाहौर बस लेके गए थे, उसके बाद कारगिल हो गया था। Can we trust them? Why should we have any relationship with them? व्यास जी, And that too, Vyas साहब, let me add a little bit. आज जो अनाउंसमेंट आई है एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से विद द एंडोर्समेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आज कारगिल विजय दिवस है सर। मुंबईकरों के लिए तो अलग दिवस भी है, 26 जुलाई 2005 कुछ और हुआ था। आज कारगिल विजय दिवस है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया को क्या हो गया सर? व्हाई हैव दे एग्रीड? आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट कैन एग्री टू दिस। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की इसमें एंडोर्समेंट है, मुझको नहीं लगता। आई एम श्योर टू बी कंसर्न्ड but what you're saying is right. How can BCCI take some decision where Pakistan is concerned without consulting the government? without consulting the government, because they were given 2 days, Yes. by the way. How can they ढाका में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद 2 दिन दिए गए थे बीसीसीआई को कि आप भारत सरकार के साथ बात कर लीजिए। इसका मतलब है भारत सरकार ने परमिशन दे दी है। व्यास साहब आप बताएं प्लीज। कारगिल दिवस के दिन बजाज जी, सबसे पहले तो आज कारगिल के विजय दिवस के अवसर पर हम वीर सपूतों को जिन्होंने हमें वो दिन दिखाया, उनको आज अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, सवेरे से आपने अगर हमारे तमाम नेताओं के, शिवसेना शिंदे पार्टी के जो भी हमारे नेता हैं, उनके स्टेटस आपने देखे होंगे, तो हमने तो सुबह से ही कारगिल विजय दिवस को सलाम करने के लिए ये मनाना है का काम किया है। अब दूसरी बात, आप जो कह रहे हो, मैं तो कोई खेल से जुड़ा हुआ इतना ज्यादा व्यक्तिगत तो अपना नहीं है, फिर भी जो बात आपकी मैं पिछले 30-35 मिनट से सुन रहा था, जन भावना के ऊपर कोई काम नहीं होना चाहिए। जन भावना इस देश की जो है उसको साइड में रख करके कोई भी फैसला अगर वो बीसीसीआई लेता है या भारत सरकार लेती है तो इस देश के भविष्य को लेकर के, देश की जनता की भावनाओं को लेकर के ठीक नहीं होगा। मुझे आशा और विश्वास है कि जो बातें हम लोग इस समय पिछले 30-32 मिनट से या चर्चा में कर रहे हैं क्रिकेट को लेके, देश के जो कर्णधार हैं, अगर इस तरह का कोई फैसला होगा तो वो जनता की भावना को ख्याल में रख करके उस पर पुनर्विचार संभव है।
व्यास जी, मैं आपसे, आप इलेक्शन से बहुत अच्छे दौर से स्टडी करते हैं। SIR पहले 2003 में हुआ था बिहार में, 2003 में। 2003 के बाद बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी लगातार, वी आर 3 पीपल इन द सेंटर हु चेंज एंड नोबडी थॉट दैट SIR करना चाहिए। और जो स्टार्टलिंग 20 लाख लोग मरे हुए हैं, 28 लाख माइग्रेट किए हैं, 7 लाख लोग रजिस्टर्ड, 2-3 जगह पर रजिस्टर्ड है, 1 लाख का नॉट ट्रेसेबल है। तो अगर लेट भी हुआ तो क्या SIT नहीं होना चाहिए, SIR नहीं होना चाहिए, SIR नहीं होना चाहिए? हाउ, व्हाट इज योर स्टडी ऑन दिस, व्यास जी? प्रदीप जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि SIR एक कानूनी प्रक्रिया है जो संवैधानिक रूप से इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 एंड 327 करता है। अब इसमें हमारे ये समझ में नहीं आया कि कौन सी प्रक्रिया जो है जो अवैधानिक नहीं है, जो भारतीय के कानून के अंतर्गत नहीं है और नहीं है, उसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। संभवतः सोमवार या मंगलवार को उसकी सेकंड हियरिंग है, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। अब कुछ आंकड़े आपने मुझे बताए। 7 करोड़ 90 लाख टोटल मतदाता थे 24 जून, जो ये वोटिंग लिस्ट, ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट जो 12 पार्टियों को भी जिसका ड्राफ्ट दिया गया, उसके बाद मैं आज ही पढ़ रहा था कि BLOs अपॉइंट हुए करीब हर वहाँ की 239 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर BLOs अपॉइंट हुए। और उसके बाद ERO है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं, फिर स्टेट लेवल के ऑफिसर, और उसके बाद हर पार्टी के लोगों को BLA ब्लॉक लेवल एजेंट अपॉइंट करने के लिए उन्होंने निमंत्रित किया। मैंने आज देखा सबसे ज्यादा BLA अपॉइंट हुए हैं वो है राष्ट्रीय जनता दल, अबाउट 56,000, whereas BJP है 53,000, कांग्रेस है 17,000 एंड ऑन। तो सभी लोगों ने करीब 1,66,000 BLA अपॉइंट हुए हैं। कई एक रिपोर्ट है कि पिछले 25-26 दिन में जो कंक्लूड हुआ, कल लास्ट दिन था 25 जुलाई, क्या एक भी जगह कोई गलत तरीके से कोई प्रक्रिया को अपनाया गया? क्यों भाई, BLA अपॉइंट करने का यही मतलब होता है कि प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है या नहीं चल रही। हम जानना चाहते हैं एक विद्यार्थी के रूप में, कि नॉट एज अ प्रवक्ता, एक विद्यार्थी के रूप में मैं जानना चाहता हूं कि कितने BLA किस पार्टी के किस जिले में बिहार के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है इस SIR की प्रक्रिया को लेकर। SIR प्रक्रिया तो कोई जबरदस्ती नहीं होती। SIR प्रक्रिया एक कानूनी चीज है जो होती है। 2003 में हुई, तब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। तो ये तो एक प्रक्रिया है जिसको कोई ऑब्जेक्शन। अब आप दूसरे, आपने आंकड़े, 3 आंकड़े मेरे सामने, 4 आंकड़े रखे। 21 लाख लोग इस दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या आप चाहते हैं उनका नाम वोटिंग लिस्ट में कंटिन्यू रहे? अब रहे तो भारत के संविधान के और भारत के निर्वाचन से संबंधित किस कानून के किस धारा के अंतर्गत जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनका नाम भी कंटिन्यू रखा जाए, ना काटा जाए, तो वो भी बता दें तो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 2, आपने कहा कि 7 लाख लोग मल्टीपल जगह पे वोटिंग उनका नाम है। मुझे आप बताइए, मैं आज मुंबई में बैठा हूं, मेरा शहर जोधपुर है, मैं क्या दोनों जगह से मतदाता हो सकता हूं क्या? क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि यू कैन नॉट बी ए वोटर फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, और यू कैन नॉट बी वोटर इन द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम द टू डिफरेंट इलेक्टोरल्स। सो मुझे बताइए, अगर 7 लाख मतदाता ऐसे पाए गए जो एक से ज्यादा जगहों पे अगर अपने आप को वोटर के रूप में रजिस्टर किए हुए हैं, तो उनको अगर नाम निकालने की प्रक्रिया अपनाई गई तो क्या गलत है? अब 1 लाख समथिंग लोग जो है वो अपने, जब वो BLO उनके जगह पे गया, डोर टू डोर 3 बार उन्होंने अटेम्प्ट किए, वो वहां नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं पाए गए। अब रही बात, सबसे बड़ा मुद्दा आता है, अबाउट 31 लाख लोग जो वहां से माइग्रेंट हो गए, वहां से बिहार के बाहर चले गए। अब ये मुद्दा में चर्चा का विषय हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसकी भी 12 जो पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, नासिर भाई, उनको ये लिस्ट दे दी गई है कि ये जो 21 लाख लोग हैं, 31 लाख लोग जो है माइग्रेट हो गए, उसको आप जांच कर लीजिए। और अगर जरूरत पड़ी तो 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वापस आने वाला है, 1 सितंबर तक का टाइम है, फॉर्म 7 भर करके आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। Nobody is preventing anybody from becoming voter again if wrongly they are being deleted. See, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को तो अपनाना पड़ेगा ना। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि ये जो 25 जुलाई वाला डेड एंड,
ना इलेक्शन कमीशन बार बार, अगर आप साइट पे जाके देखें, कल शाम को 7 बजे भी उन्होंने लिखा है कि 1 सितंबर तक ये 12 पार्टियां या कोई भी मतदाता आकर के प्रक्रिया को अपना के फॉर्म 7 या जो भी रिलेवेंट फॉर्म भर के कहेगा कि मेरा नाम गलती से इसमें से निकाल दिया गया है, प्लीज जोड़ दीजिए, तो वो कर लिया जाएगा। उसका समय काल 1 सितंबर तक का है। तो कहाँ कुछ गलत हो रहा है, कहाँ किसी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की 24 जून का पहला प्रेस नोट पढ़ लीजिए, उसने लिखा वी आर अंडरगोइंग दिस प्रोसेस टू इंक्लूड द नेम ऑफ ईच एंड एवरी एलिजिबल बिहारी वोटर्स। चौधरी को बोला तो सर एक छोटी सी चीज बता दें, Intention was not to delete any voter from the list. Intention was to include each and every eligible voter. So अगर मान लीजिए इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, या मान लो 31 लाख या 20 लाख जो मृत लोग हैं, या 7 लाख लोग जो अलग अलग जगह पे हैं, वो उनको लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ कोई गैर कानूनी काम होता है, 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट आएगी, वो भी 12 राजनीतिक दलों को दे दी जाएगी। उनके कार्यकर्ता जाकर के एक बूथ लेवल पर पता लगा सकते हैं और फॉर्म 7 भर करके उसका ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, जिसकी समय 1 सितंबर तक है। लेकिन सर क्वेश्चन आ रहा है एक, एवरीथिंग एल्स इज फाइन, आई एम श्योर द इलेक्शन कमीशन एंड एवरीबॉडी एल्स विल बी एबल टू आंसर दिस प्रॉपर्ली। व्यास साहब, द क्वेश्चन इज लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड लास्ट ईयर एंड these same people were included in the electoral rolls. Did they vote? That is the question. And if they did, whom did they vote for? और जो लोकसभा के मेंबर चुने गए इनके वोट्स के द्वारा, isn't there a question mark on their election, sir? व्यास साहब, बजाज जी देखिए, ये देश का कानून है कि ये तो सार्वजनिक चुनाव छोड़ दीजिए, एक उपचुनाव भी होता है ना, तो उपचुनाव के पहले भी वोटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाता है पूरा। तो लोकसभा के पहले रिवाइव किया गया था सर, बिल्कुल किया हुआ है, उसको समरी रिवीजन कहते हैं, उसको समरी रिवीजन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिवीजन। समरी रिवीजन, दिस इज एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इस तरह से अगर कहीं कोई उपचुनाव है तो उसके पहले भी, क्योंकि निश्चित रूप से एक डेडलाइन होती है, उसमें कहीं 18 साल का कोई मतदाता बन गया होगा जो उस लोकसभा के समय 18 साल का नहीं होगा, तो उनको भी तो जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, तो इसलिए रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। हर चुनाव के पहले रिवीजन होता है। अब ये किस मतदाता ने किसको वोट दिया मैं नहीं समझता, आज की तारीख में ये पता लगाना किसी, अगर वो होगा तो फिर गुप्त मतदान का मतलब ही नहीं। दारूवाला साहब, आर यू बिजी विद समथिंग एल्स? मिस्टर दारूवाला, आर यू बिजी विद समथिंग एल्स, सर? इज देयर अनदर शो दैट यू आर ऑन? Because you're talking to somebody else. तो सुशील व्यास जी कितना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर रहे हैं। Lovely, sir. Hi, मजा आ गया। You really are Paul Mooney. Now let me go across to नासिर साहब। नासिर साहब, आप कुछ बोलने वाले थे जब व्यास साहब बोल रहे थे, बोलिए सर प्लीज। नहीं, व्यास भाई के बात पे की लाइन मुझे याद आती, ये कैसी हवा है, ये कैसी समा है, जहां हर दर्द पे पर्दा, हर आह गुमा है। तो हर आह गुमा है, यहाँ किसी बात पे पर्दा डाल दिया जाता है। हर बात को गुमराह करना आसान है। एक मजदूर अगर मुंबई दिल्ली में काम करने आ जाए और वो बोले कि बिहार से प्लाइन कर गया और उसका नाम काट दिया जाए, ये इंसाफ है। और वो कहते बड़ी आसानी से कि वो ऐड करना बहुत जरूरी है, बहुत आसानी तरह से वो ऐड हो जाएगा। 1 सितंबर तक का टाइम है। जहां 2 रुपया जेब में नहीं है, बेचारा मजदूरी करने मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में धक्का खा रहा है, उसे इतनी आसानी से बातों को समझा रहे हैं। अजीत अंजुम नाम के एक पत्रकार हैं, शायद आप नाम भी जानते हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर गया कि बीएलओ ने एक पेपर लेते हैं और बैठ के घर में साइन करके ये आदमी नहीं वो आदमी नहीं साइन, और ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, जिसका हमने कोर्ट में भी दिया है, एफआईआर हमने पुलिस को भी दिया है। वहां पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही कि बीएलओ अपने घर में एप्लीकेशन साइन कर रहा है नाम काटने का। पर व्यास भाई उसको बड़े प्यार से समझा रहे हैं और हम समझ रहे हैं। आप पूरी बात नहीं बता रहे सर। व्यास भाई ऐसा नहीं है, सच्चाई आप नासिर साहब पूरी बात बताइए, पूरी बात बताइए। बीएलओ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, अजीत अंजुम के खिलाफ एक्शन हुआ है। हेलो, अजीत अंजुम के खिलाफ एक्शन हुआ है रिवील करने के लिए। मैं वही कह रहा हूं, जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि बात वहीं रुक गया, आपने रोक दिया कि
अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर हो जाती है और बीएलओ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने आवाज उठा रहे, तमाम प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई, आखिर क्या है ये वोटों की चोरी तो नहीं है तो क्या है? 7 करोड़ 64 लाख रजिस्टर्ड मान्यता वोटरों का आप नाम है वहां, उसमें से आप 65 लाख 62 लाख 70 लाख नाम ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वो आपने गाजर मूली बना के रख दिया है। वही वोटर बैंक जिस तरह महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड वोटर से ज्यादा वोट पड़ जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जिस तरह महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई पर उसे गुमराह करके घुमा दिया है। ये इलेक्शन कमीशन सुन ले, इलेक्शन कमीशन दाउम्र नहीं रहने वाला है। वो भी एक संवैधानिक संस्था है, उसके भी जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है, उसे देश देख रहा है किस तरह से संविधान की डायरेक्ट हत्या हो रही है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट हत्या की जा रही है। जिस तरह ईडी सीबीआई 121 में 115 विपक्ष के लोगों को एक्शन लेता है और इधर के लोगों को छोड़ देता है, जो बीजेपी से साठगांठ करने वाले लोगों, वही इलेक्शन कमीशन कर रहा है। आज देश देख रहा है किस तरह से मजलूमों के आवाज को दबाया जा रहा है। आपने कहा इंदिरा गांधी के समय और इनके दौर की आपने कुछ बात छेड़ दी थी, तो क्या नरेंद्र मोदी के भले इंदिरा गांधी से ज्यादा अभी आप करीब जा रहे हो, मगर क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या महंगाई खत्म हो गई? लोगों को आमदनी बढ़ गई? क्या हो गया? आप बताइए कैसा कौन सा चीज बढ़ गया इस देश में? अर्थव्यवस्था बदल गया? क्या बदल गया इस देश में? इंदिरा गांधी के दौर को आप देखिए, कितने डैम बने, कितने आईआईटी बने, कितने इंस्टीट्यूट बने, कितने देश में रोजगार पैदा हुए। और आज के दौर को देखिए, दोनों को पैमाना मीटर पे देखिए। कौन इंदिरा गांधी के दौर को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी साहब के दौर को देख लीजिए। जहां महाराष्ट्र में आज हर व्यक्ति 72,000 से ज्यादा कर्ज है, 9 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा महाराष्ट्र पे कर्ज है। बोलते जीडीपी हमारा से, जीडीपी एक दिन में नहीं बना है क्या? पिछली सरकार का उसमें काम नहीं है? महाराष्ट्र के आवाम का उसमें काम नहीं है? तब जीडीपी बनता है। पर महाराष्ट्र पे कर्ज कितना है, लोगों पे कर्ज कितना है, इसके ऊपर भी कभी बात करिए। तो वहां हर चीज अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, पर उस पर कभी बात नहीं आती कि हमारे लोग बेरोजगार क्यों हैं। 34 करोड़ लोग महाराष्ट्र के नौजवान बेरोजगार हैं सर, 34 करोड़ लोग बेरोजगार। किसकी कमी, उसके ऊपर बात करिए। आप महाराष्ट्र में तो चुनाव जीत गए, मगर गलत तरीके से चुनाव जीते हैं, पर जनता ने नहीं आपको जिताया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी मशीनें आपको जिता रही है, जनता ने आपको हराया है। इसी तरह बिहार में आपको हार का डर था कि एक नया सगुफा सर छोड़ा है, तो स्पेशल रीजन से कुछ नहीं होने वाला है। आवाम वहां भी देख रही है किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है। पर हम डरने वाले नहीं है। ये जो गुब्बारा है ना, गुब्बारा, इसका हवा निकलने वाला है सर। ये गुब्बारे का हवा निकल रहा है। आरएसएस, नासिर हुसैन साहब, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी मुस्लिम लीडर्स के साथ बैठकर मीटिंग किए, लगातार मीटिंग है। इसको देश नेशन बिल्डिंग में कैसे समाज आए और सब दोनों मिलकर एक साथ कैसे काम करें। वहां महबूबा मुफ्ती जी लिख रहे राहुल जी को कि मुस्लिम्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड, मुस्लिम्स आर बीइंग डिस्पोसेस्ड, मुस्लिम्स आर बीइंग थ्रोन आउट फ्रॉम एवरीवेयर एंड कांग्रेस हैज टू डू समथिंग। तो दोनों एक विरोधाभास है। एक तरफ हम देख रहे हैं मोहन भागवत जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप भाई, मैं समझ गया। हाँ। आरएसएस को 100 साल लग गया मुस्लिमों के बीच में जाने के लिए। ये इमेज को चमकाने का काम मुसलमानों के लिए। आपने एक जुनैद कमेटी, आपने सच्चर कमेटी और उनकी कमेटी बहुत पढ़ी होगी, जुनैद कमेटी की भी रिपोर्ट पढ़ी होगी कि सबसे ज्यादा अगर कोई मुसलमानों की हालात खराब है तो दलितों से भी ज्यादा माइनॉरिटी समाज पिछड़ा हुआ है। इस समाज के बारे में कभी कोई बात नहीं करता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सब कुछ है, पर जुनैद कमेटी के बैठ कि मुसलमानों के जमीनों को भी लोगों ने छीन लिया। मुसलमानों के पास जमीन नहीं बची है अब खेती बाड़ी के लिए या उसके लिए, आज वो सबसे मोहताज है। तो आरएसएस एक बदलाव चाहती है, इमेज बनाना चाहती है, मगर संवैधानिक तरीके से उसे हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। आप देखिए ना, 500 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश में इलेक्शन लड़ते हैं। कितनी बीजेपी और आरएसएस ने उनको सीट देने की कोशिश की, कितने बीजेपी आरएसएस ने उनको संवैधानिक जगह भेजने की कोशिश की। आज मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है, करिए, इमेज चमकाइए, मगर क्यों इतना एक फासला दिखता है, एक दूरभाष दिखता है? आपके यहाँ ही महाराष्ट्र में किस तरह के अल्फाज मुसलमानों के लिए बोला जाता है, ये गोल टोपी, ऐसे ऐसे अल्फाज यूज की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। कभी बीजेपी आरएसएस ने इसकी आवाज उठाई?
इतनी नफरत हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ अगर किसी ने दिखाया तो भारतीय जनता झूठ बात पार्टी कर रहे हैं आरएसएस नहीं आजकल दिखाया। मुसलमान। क्यों आखिर नफरत है? जी कौन से इतनी नफरत कोई नहीं कर सकता जितनी इस बार इस भारतीय जनता पार्टी ने की। क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने मुसलमानों को गालियां नहीं दी? आप चाहे तो मैं मंत्रियों का एक एक नाम ले सकता हूं जिस तरह से मुसलमानों को गालियां दी, चाहे अनुराग ठाकुर हो, नीतीश राणे हो, तमाम लोगों ने गालियां दी। क्या बीजेपी ने एक्शन लिया है? आरएसएस ने लिया। जी पर दारूवाला साहब हो सकता है मुझसे नाराज हो सकता है मेरी उनकी विचारधारा अलग हो, एक अलग बात है, मगर मैं नासिर हुसैन एज ए मुस्लिम कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने यहां नहीं आता हूं। मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने आता हूं। मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो दारूवाला साहब मैं आपको टारगेट नहीं करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करता हूं। आप में मुझे एक लगता है आप काफी इमोशनल है, आप हर बात को अपने ऊपर लेते हैं, इसलिए आपको शायद मेरी बात कुछ बुरी लगती हो। आप इमोशनल मत होइए, मैं आपको पर्सनल कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आप मेरे दोस्त भी हैं भाई जैसे, मेरी कोई आपसे पर्सनली कोई अटैक नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ को मैं तय करता हूं। आपको मैं यहां आपके शक्ल में भारतीय जनता पार्टी यहां बैठी है, मैं उसको टारगेट करता हूं, मगर मजबूरी है कि आप उस बात को अपने ऊपर लेते हैं। इसके लिए मैं आपसे दारूवाला साहब आरएसएस कि आप पे इसको मत लीजिए। आरएसएस से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए, दोनों से जुड़े हुए, दोनों के लिए बात अभी करते हैं। उनके नाम के आगे बीजेपी प्रवक्ता लिखा है तो मैं बीजेपी समझ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम वो आरएसएस के सपोर्ट। आपने अभी चैनल में मुझे इंट्रोड्यूस बीजेपी प्रवक्ता के रूप में कराया। अगर व्यास जी को शिवसेना के प्रवक्ता में, तो मैं शिवसेना उनको जानता हूं, तो मैं शिवसेना को टारगेट करता हूं ना कि व्यास जी को करता हूं या दारूवाला साहब। तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। ना मैं नासिर हुसैन हूं ना आप हैं। आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, जहां आपको मेरी बात गलत लगे पार्टी तौर पे आप मुझे टोक सकते हैं, मगर आप इतना इमोशनल हो जाएंगे डिबेट में तो मुझे लगता है कि ये शायद जाती जी होगी राइट। मेरे सो लेट मी गो अक्रॉस टू दारूवाला साहब। दारूवाला साहब, you wanted to say something, go ahead sir. या नथिंग, बिकॉज ऑनरेबल सुशील व्यास जी ने भी हाथ ऊपर किया था, तो आई थिंक इफ सुशील जी वांट्स टू स्पीक मैं सिर्फ 10 मिनट 10 सेकंड बोलना चाह बोलिए रहा बोलिए था। सर, बोलिए। नासिर भाई ने एक बात कही कि जो मुंबई में कोई बिहार का कामगार आ गया वो कैसे इतना खर्चा करके वहां जाएगा। नासिर भाई, अगर आप इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है या प्रेस नोट है उसको पढ़ लेते तो इवन व्हाट्सएप नंबर इज देयर। अगर आप व्हाट्सएप पे भी अपने अपने संबंधित अधिकारी को अगर आप अपना डिटेल भेज देंगे तो वो भी उसको रजिस्टर किया जा सकता है। सर, और नहीं तो भाई, आप एक मिनट, मैं बस बीच में नहीं बोला ना, सिर्फ भाई मेरी आदत नहीं है, मैं सुन रहा था तो आप थोड़ा सा, और मैं कोई चीज ऐसी नहीं बोलूंगा जो कानून संबंध नहीं है। देखिए मेरी आदत है, मैं वैधानिक चीज के अलावा अवैधानिक चीज तो जानता ही नहीं। अब वो अगर आप व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते तो आप अपने कोई न कोई रिश्तेदार होगा, चाचा, मामा, भाई, भतीजा, उसको डिटेल भेज सकते हैं। वो आपके बिहार पे जाके वो बीएलओ को सबमिट कर सकता है। हुई, और 99.82% वोटर जो थे 24 जून को इलेक्टोरल रोल पे, वो वापस उनका एन्यूमरेशन फॉर्म जिसको कहते हैं वो आ गया है, डिजिटाइज हो गया है। ओनली पॉइंट समथिंग बाकी रहा। तो ये प्रक्रिया सक्सेसफुल हुई है। नंबर 2, आपने जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में कही और कहा कि इलेक्शन चुराया गया, नासिर भाई मैं आपको भी विनम्रता के साथ कहता हूं कि आपके लोग उस समय तो कुछ नहीं कर पाए, फॉर्म 7 नहीं भर पाए, इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन एक कानून है इस देश के अंदर, उसके अंदर एक प्रक्रिया है कि जितने भी फॉर्म 7, 6, 9, 8 भरे गए उसके रिकॉर्ड को 1 साल रखना पड़ता है ना। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। Please ask your party to go and adopt the proper legal procedure to challenge that registration of electoral roll, which you haven't done. वो आपने नहीं किया, इसका मतलब आपकी बात सिर्फ हवा में है। व्यास भाई हम लोगों ने किया है। 1 साल आपको इलेक्शन पता कमीशन नहीं को है रिकॉर्ड फिर। रखना पड़ता व्यास है। भाई अभी हमने भी समय किया है है, आपके पास। सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है, हाई कोर्ट में अपील किया है। आप कहाँ हैं? आप शायद इस मुद्दे को नहीं, हमने किया है, लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं। अभी अभिषेक सिंघवी जी इसको फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, हमने अपील के लिए भी डाला है। ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी दामन, सुनिए ना,
व्यास भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी दामन बचाने की कोशिश करेगा, बोलेगा मुझे व्हाट्सअप कर दो। अरे 20,000 का मोबाइल, 15,000 का मोबाइल मजदूरों से मांगोगे तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, अपने मजदूरों को बोलोगे तुम व्हाट्सअप भेजो? जो बेचारा 200 रुपए के टिकट पे यहाँ आता है मजदूरी करने, 500-400 रुपए में यहाँ कमाता है, उससे बोलते आप व्हाट्सअप करो। अरे आपके पास वक्त था, 1 साल पहले कर लेते। आपने 1 साल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि लोकसभा में उन्हीं लोगों का वोटो आपको चाहिए था, मगर आज उनका वोटरों का नाम काटने की जरूरत क्यों हो गई सिर्फ 2 महीना पहले इलेक्शन के? ये सवाल है। आप देखिए, हर चीज का एक टाइमिंग होता है, टाइमिंग पे ही सवाल उठता है। आप लोकसभा से 4-6 महीना पहले करते, कोई इलेक्शन नहीं था बिहार में, आप खामोश अख्तियारी कर लेते हैं। जी, तब ये सवाल उठता है कि आपने यह नाजायज क्यों किया? उसी आधार कार्ड को आप पूरे देश में डंका बजा रहे थे, हर चीजों को में आप जोड़ रहे थे, आज उसी आधार कार्ड को आप नेग्लेक्ट करते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप आधार कार्ड को शामिल करिए, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घमंड में है, वो उस बात को सुनने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बात को भी नेग्लेक्ट करता है। और आप बोलते हैं कि संवैधानिक संस्था है। 5 सेकंड इसका जवाब दे देना चाहता हूं। आधार कार्ड पे नासिर भाई बड़ी बात कह रहे हैं, और आधार कार्ड पे हिंदुस्तान के तमाम मीडिया के अंदर चर्चा चल रही है, लेकिन कोई इतनी जहमत नहीं उठाता। नामबिहारी जी, आप तो वकील हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आधार कार्ड से संबंधित एक कानून है 2016 का, दैट इज रिलेटेड टू आधार कार्ड। उसकी सेक्शन नंबर 9 है नासिर भाई, उसको पढ़ लीजिए कृपया। आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। I know very well about that, Mr. Vyas. I know very well about अगर that. आपको मतदाता बनने के लिए वहां का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना पड़ता है अंडर आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको 18 साल की उम्र So I want to know something personally, I gentlemen. know. नासिर साहब, मगर तो आप फिर जब क्या बताइए, आधार उसी लेके बैठे आधार हैं से आप मनरेगा करते हो, उसी आधार से आप बैंक अकाउंट खोलते हो, उसी अब मुझे आधार इसका से कानून आप बदल दीजिए। 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते हो, उसी आधार से। My dear Nasir bhai, section 9 is still there in existence. We say Aadhaar ये is और not वो the और वो proof. कानून से नहीं आई नो। फिर आप हर चीज में कानून नहीं चलता है, देश में संविधान तो फिर हर चीज में भाई आप ये कानून प्रक्रिया बनाते तो रहिएगा तो कानून से नहीं चल रही है, कोई प्रक्रिया आपने गैर कानूनी थोड़ी चल रही है। आपने उसी आधार कार्ड में Very मनरेगा क्यों convenient, जोड़ा? very convenient, भाई, राजीव साहब, very नहीं, convenient. इसी आधार कार्ड को आपने मनरेगा से क्यों जोड़ दिया? उसी आधार कार्ड को आपने बैंकों से क्यों जोड़ दिया? जब वो हिंदुस्तान के नागरिकता का सबूत, उसको नेग्लेक्ट काजी रिजेक्ट कर दो, आप आधार कार्ड को खत्म करो देश से। But I would like to know something, gentlemen. आपके पास एविडेंस क्या है? Will you allow कि me? आप इस देश के नागरिक को कैसे आप साबित करते हो? That's आपके it, पास that's क्या it, that's evidence it, that's है? it. That's what I want to know. Vyas Sahab, suppose I don't have a passport. How many Indians have a passport? अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उस पर लिखा होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है साहब? That could be one definition of what a citizen of India is. What defines citizenship? भारत की नागरिकता का कौन सा डॉक्यूमेंट है सर? जरा बताएंगे आप? वो कहते हैं कि वोटर्स आईडी कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, राशन कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, पैन कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सो मां बाबू से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? व्यास साहब बताया ना नहीं, वजह जी थोड़ी सी इस मामले में लोगों की गलतफहमी है। जी। आधार इज डेफिनेटली कैन बी इश्यूड टू ओनली अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, बट उसमें जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस ये जरूरी नहीं है कि वो आपको वही का एड्रेस हो। लाइक मेरे पास सर, व्हाट इज दैट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? क्या वो सबूत है कि मैं भारतीय नागरिक हूं? आधार इज अ प्रूफ दैट यू आर अ इंडियन सिटीजन, बट डजंट मीन दैट यू आर ऑफ मालदा या पटना या वहां के हैं। मैं जोधपुर का भी आधार कार्ड ले सकता हूं, मैं मुंबई का भी ले इलेक्शन सकता हूं। कमीशन इज सेड समथिंग एल्स। आप जरा सर इलेक्शन कमीशन के आर्गुमेंट्स पढ़िए ना जो सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं। सर दे हैव सेड, सर प्लीज अलाउ या मी। इलेक्शन कमीशन हैज सेड इन द सुप्रीम कोर्ट सर, जस्टिस गवाई साहब की बेंच के सामने, कि आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये उन्होंने बोला है सर। अब आप मुझे बताइए, लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव अ पासपोर्ट। व्हाई आई डोंट हैव अ पासपोर्ट? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू व्हाई। व्हेन माय पासपोर्ट वाज इंपाउंडेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ हाउ डू आई प्रूव आई एम एन इंडियन सिटीजन? आप बताएं सर, मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मैं भारतीय नागरिक हूं? आप बताइए सर। इन मेरा केस बताइए सुशील व्यास जी। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ पब्लिक कंसल्टेशन फ्रॉम यू एज अ लॉयर। यू कैन सेंड मी अ बिल, प्लीज लेट मी नो हाउ डू आई प्रूव आई एम एन इंडियन सिटीजन? बताइए ना सर। देयर आर सो मेनी वेज, Like, for
थ्रू For example? आई एग्री फुल्ली विथ यू, पासपोर्ट हार्डली किसी 5-7% के पास पासपोर्ट होगा, लेकिन भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपका काफी डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां अगर आपने जन्म लिया होगा तो वहां का भी आपका कुछ होगा। अगर मान लीजिए नहीं, अगर मान लीजिए मैं गांव में पैदा हुआ, कुछ नहीं है मेरे पास। इश्यू करता है सर, गांव में सरपंच इश्यू करता है, मैं भी गांव सर, से ये आता क्या हूं, है, गांव में सरपंच इश्यू करता है सर। आधार कार्ड जिसमें सिर्फ 200 घर है, मेरे गांव की पॉपुलेशन सिर्फ 2000 है, तो वो गांव में सरपंच। सर, you are younger to me. Sir, you are much younger to me. My point is very simple. नासिर साहब, दारूवाला साहब और आप तीनों लोगों को, तीनों पार्टियों को, सभी पार्टियों को इस पे गौर फरमाना है। जब आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, तब यह था कि इसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह लोकसभा की प्रोसीडिंग है सर। जब आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया, that no other document is required. This is better than, सर पूरी बात तो सर आप ही के पास आ रहा हूं, दारूवाला साहब आप ही के पास आ रहा हूं। It was said this is like the social security number given to American citizens in the United States of America. ये कहा गया था। तो आप मुझे बताइए दारूवाला साहब, if Aadhaar card is not a proof of citizenship, why do we need to have an Aadhaar card? आप बताइए दारूवाला साहब, please go ahead. Good. Now give me 5 minutes to speak over Sir, here. you are welcome. It's your show. Sir, it is your show. You are welcome to speak as long as you want. I love listening to you. बोलिए। No, I'll have to move at 8:10. I have to go for ये देखो ये क्या है? Over here, sir, तो सबसे पहले एक कांग्रेस एक जो है ना, एक झूठ बात की कांग्रेस जो- नैरेटिव सेट करता है। सर, बेरोजगारी, आधार कार्ड की बात करो ना सर। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे सर आपके, मैंने आपके सारे पॉइंट्स लिखे। बोलिए सर। आधार कार्ड के ऊपर भी आ रहा हूँ। जो पहला सवाल था नासिर खान साहब, नासिर हुसैन जी का, क्या वो मुझे टारगेट नहीं कर रहे, पार्टी की विचारधारा। मैंने मेरी पार्टी की विचारधारा एकदम साफ सुथरी ईमानदारी से बताया कि पाकिस्तान के हम दोस्त नहीं दुश्मन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा रोजगारी, बेरोजगारी यहाँ पे एक महाराष्ट्र के अंदर एक सीमा पार कर चुकी है। मैं नासिर जी आपसे पूछता हूँ, क्या कांग्रेस के वक्त में सारे लोग रोजगार थे, एक भी आदमी रास्ते के ऊपर बेरोजगार नहीं घूमता था? यह आपकी हमारे ऊपर आरोप आक्षेप है। उसके बाद में आपने अक्यूज किया है यहाँ पर हालत खराब है यहाँ पर, क्योंकि हमने एसआईआर मांगा है, हमने बिहार के अंदर इलेक्टोरल रोल मांगा है। 70 लाख की जो एक गिनती है ना, यहाँ पे सुशील व्यास जी ने इतने बेहतरीन तरीके से दिए, आंकड़ेवारी दिए। मगर हकीकत में आपको कहता हूँ आधार कार्ड के बारे में, आधार कार्ड बिहार के अंदर 100% में 125%। नाउ आई नेवर स्पीक ऑन फिगर्स बिकॉज दैट्स नॉट माय डोमेन। माय डोमेन इज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुसलमानों की ये देश में सुरक्षा, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की वो मेरी डोमेन है। मगर जो मैंने जाना है वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, इन सदर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, सर 100 नहीं 125% लोगों के पास बोगस आधार कार्ड मिले हैं। और इसका ओरिजिन अगर हमने फाइंड आउट किया है तो इसका ओरिजिन कांग्रेस शासित राज्यों में ये आधार कार्ड आम तरीके से दिया जाता है। और मैं एकदम जिम्मेदारी से कहता हूं, यहाँ पर एक विशेष समुदाय को वेस्ट बंगाल के माध्यम से, मार्ग से, अगर मैं कहूंगा तो ये बोलेंगे सिक्योरिटी आपकी, बीएसएफ आपका, ये कैसे आ रहे? ये हमारे सत्ता में आने के पहले देश के अंदर घुस के ये जो बंगाली लोग हैं, ये वेस्ट बंगाल से, ये मान्यार से, और ये जो बाकी बाहर के देशों से इनको जो इन्फ्लक्स को लाया है, इलेक्शन को पूरा ये ट्विस्ट करने के लिए। सर सुनिए ना, एक सेकंड सर सुनिए, बिहार के अंदर से नहीं, मैंने कहा वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से लोग आए सर, वेस्ट बंगाल से वो रूट से लोग अंदर आए हैं, बांग्लादेश से लोग अंदर आए हैं, बिहार में आधार कार्ड फर्जी बनाया है तो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। किसने लाया गया? क्या यहाँ पे जब इनको चाहे, जब यहाँ पर बेरोजगारी का नंबर आंकड़ा बढ़ाने के लिए इनको अंदर लाओ, जब भी चाहो इनको यहाँ पे क्राइम करने के लिए ये लोगों को, ये गरीब लोगों को ये कुछ भी बोल रहे हैं, क्या बोल? फिर उसके बाद में इलेक्शन जब आता है, इलेक्शन को रिग करने के लिए, बस मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, त्रिपुरा में किसकी सरकार है? त्रिपुरा में कौन है? पे कह रहा हूँ, क्या ये सारे धंधे ये इंदिरा जी के टाइम में ऐसा असम में कौन है? राजीव जी के टाइम में ऐसा नहीं हुआ। वो लोग ईमानदारी से और सच्चे से नेशन बिल्डिंग का काम वो लोग करते थे। पर लास्ट 10, 15, 20 इयर्स के अंदर कांग्रेस ने जो घिनौना काम किया है, ये देश को खोखला बनाने का जो काम किया है, लेकिन बिहार में तो आपकी सरकार रही है ना, दोस्ती करने का काम इन्होंने किया है। सर लेकिन बिहार में तो आपकी सरकार है ना सर, 20 साल से
सर सुनिए, मैंने कहा सॉरी 18.5 साल राजीव से सर सुनिए ना, सर, listen, 18.5 साल से no आपकी सरकार है सर। point twisting। ये वेस्ट बंगाल के माध्यम से बंगाल से लोग यहाँ पे घुस के आए हैं, यहाँ पर बंबई तक पहुंच गए, आपके बीकेसी तक पहुंच गए, आपका दरवाजे का बेल बजाएंगे स्टूडियो के। ये पूरे बंगाली नक्सलवादी लोग हैं, और नक्सलवादी हमारे आपस में हमारे बीच में भी बैठे हैं सर। ये जो कहते हैं ना अर्बन नक्सल, ये कांग्रेस ने ब्रीड करी हुए लोग हैं। ये ल्यूटिनेंट के अंदर, मीडिया के अंदर, सरकारी दफ्तरों के अंदर ये लोग इनके ब्रीड हो रहे हैं। मगर इसको डाला जाएगा सर, सबको जेल में डालो, कोई भी हिसाब से। सर आपकी सरकार है, सबको जेल में डालो ना। आप उनको कह रहे कि ईडी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। मेहनत हमको करना पड़ेगी, हम करेंगे। चोर लोगों को हम लोग सजा दिए सिवा नहीं रहेंगे। सुनिए, बजाज भाई अर्बन नक्सल है। ये देखो फिराने का काम, सवाल करेगा अर्बन नक्सल हो जाएगा। सर वो कौन से मीडिया वाले हैं? सर दारूवाला साहब, वो कौन से मुगल है, मीडिया मुगल? वो राजीव जी, प्रदीप जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सर। वो कौन से प्रिंट हाउसेस चल रहे हैं सर? दारूवाला साहब बताइए कौन है? आधा तो अंबानी का ही है, आधा तो अंबानी का ही है, अडानी का। सीबीआई को वक्त लगेगा। अडानी का है, सारे इन्होंने अर्बन नक्सल पाल रखा है। आपके अडानी अंबानी ने अर्बन नक्सल पाल रखा है सर। वादा है आम जनता से, ये मोदी जी का वादा है। गजब है, हाउस चला रहा है, गजब है आपका। पेपर्स बट रहे, बन रहे, ये सब पब्लिक जानती है। But दारूवाला साहब, in the last 20 years, Bihar has been ruled by you for 18. सर 18 साल कांग्रेस ने बंद कर दिया अभी आपके दौर में। एक मिनट, राजीव सर बताएंगे आपको। सर 18 सर मैं आता हूँ, लेकिन बट दारूवाला साहब, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। स्टूडेंट्स नहीं थे, फेक स्कूल्स को ये सरकार ने बंद किया। But congratulations to you, दारूवाला साहब। One second. नासिर साहब एक सेकंड, सुशील व्यास साहब एक सेकंड, दारूवाला साहब, I must congratulate you, इंद्रेश कुमार जी and Mohan Bhagwat ji. The manner in which you have begun this outreach towards the Muslim community is very, very welcome. I wish it had come earlier, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। स्टार्ट कीजिए, सबको मेन स्ट्रीम में लाइए और अपने लोगों को बोलिए कि उल्टे सीधे स्लोगन्स ना करें। मतलब सर मुस्लिम्स को टारगेट ना करें। लेट्स बी वेरी दारूवाला साहब, you are closely associated with इंद्रेश कुमार जी, and he's launched this Muslim front. मुस्लिम दारूवाला साहब को एक शेर में एक जवाब देता हूँ, बोलिए। एक ही लाइन का है। हक की बात, हक की सदा की तो गद्दार बताया, जब सच बोला तो कैदे जुबां है। क्या बात? आपने जब भी मैं सच बोलूंगा तो आप मेरे को कैदे जुबां अर्बन नक्सल कह दोगे। हक की बात कहना गद्दारी नहीं है, हक की बात करना हमेशा सदा है। आपने हक की बात को कैसे नक्सल कह देते हैं, मैं समझ नहीं पाया। ये कौन सा पैमाना है जो खुद कहता है कि ये नक्सल होता क्या है? आपसे सीखा है सर, इंदिरा जी से सीखा है। फॉरेन हैंड सर, इंदिरा जी फॉरेन हैंड बोलती थी ना, बचपन से सुनते थे, आपसे सीखा है सर। बट दारूवाला साहब, मोहन भागवत जी किस प्रकार से मुस्लिम समाज को एक से मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे? महबूबा मुफ्ती ने लिखा है राहुल गांधी जी को, महबूबा मुफ्ती ने लिखा है मुस्लिम्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड, मुस्लिम्स आर बीइंग डिस्पोसेस्ड, हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस द मुस्लिम्स? दारूवाला साहब एग्जैक्टली, यहाँ पर 70 जो उलेमा, जो इमाम और जो मुफ्ती और जो कारी हमारे समाज के हैं, इंडिया के एक भी पॉलिटिशियन नहीं सर, जो समाज को, जो शिया बोर्ड को, जो वक्फ बोर्ड को, जो हमारे सीरत कमेटी को, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को, जो यहाँ पे बड़े बड़े हमारे जो यतीम खाने के जो इदारे चलते हैं, उसके हेड्स को वहाँ पे बुलाया गया था। वहाँ पे बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी यू आर आउट ओवर देयर, सबके मोबाइल्स निकाले थे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कारी, इमाम और हमारे मुसलमान नुमाइंदे ने ये पार्टी की ये मीटिंग में शिरकत करी, और सारे लोग इतने खुशी खुशी बाहर आए हैं। उन्होंने कहा हमारे सारे पॉइंट्स 3 घंटे के मीटिंग में पूजनीय मोहन भागवत जी ने लिख के लिया है। उन्होंने कहा है शासन को ये इसका इत्तला किया जाएगा, और अभी तक तो ऊपर वाली की मेहरबानी है, परवरदिगार का शुक्र है, क्या अभी तक नासिर भाई ने उनको भी यहाँ पे बिके हुए नहीं कहा अभी तक, वो हमारे नुमाइंदों को, क्योंकि वो हमारे समाज के स्टॉल पिलर्स थे सर। हमारे यहाँ पे इतनी ईमानदारी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सरकार को दिशा देने का काम करता है, सरकार नहीं चलाता,
दिशा देने का काम करता है। Right, wonderful. उन्होंने 2 साल पहले Sir, पसंदीदा so मोहन जो भागवत जी की mainstream लाइन में लाया, So, मोहन भागवत जी की जो मुसलमानों को statement लाया है- जा रहा है। और आगे चल के नासिर भाई याद रखना, राज्यसभा में, लोकसभा में, कॉर्पोरेशन हाँ, में, विधानसभा I'd में love to see that. आपको मुसलमान दिखना शुरू होने वाले हैं। एंड द शुरुआत होगी दारूवाला साहब से, राज्यसभा के लिए शुरुआत होगी अली दारूवाला साहब से। आई होप इट हैपेंस, आई प्रे इट हैपेंस, वील वर्क फॉर इट। लेकिन दारूवाला साहब, एक छोटी सी बात है, दिशा निर्देश करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी को, राइट? बीजेपी को दिशा निर्देश करने का काम है ना आरएसएस का, इज दैट राइट? दिशा देने का काम है। दिशा देने का काम है। तो उसमें यह भी दिशा है कि 75 साल के बाद सारे पॉलिटिशियंस को रिटायर हो जाना चाहिए। ये 4 बार बोला है अभी मोहन भागवत जी ने। सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे अपने नरेंद्र मोदी जी। तो क्या यह भी दिशा निर्देश दी गई है मोदी जी को कि आप सितंबर के बाद रिटायर हो जाइए, दारूवाला साहब? सर, यहाँ पे मोहन जी ने स्वयं अपने बारे में कहा था, अच्छा, हमारे अपने बारे में। स्वयंसेवक संघ के लोगों के बारे में कहा था, क्या नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। और नई पीढ़ी जब आएंगी, एक यंग माइंड आएगा, नासिर हुसैन जैसे यंग हीरो लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे, जब जाके ये देश सुवर्ण बनेगा और Very विकसित good. भारत बनेगा। Wonderful. और यहाँ पे I यही love हमारा this हुआ line. है, क्या ऐसे यंग लोग आए और कोई यहाँ पे आने So- के लिए so भागवत सीट जी नहीं was देता, talking about सीट को himself. छीना जाता है। लेकिन और मोहन भागवत कांग्रेस जी को ने तो मैं political दुआएं leader देता बोला हूं था। कि आप ईमानदारी से काम करिए और यहाँ पर लेकिन प्लीज दारूवाला ताकत साहब, बढ़ाइए। ये देश कांग्रेस अरे दारूवाला मुक्त साहब, होने जा रहा है। सर घुमाइए मत बात को। मोहन भागवत जी ने क्लियर कट 4 बार कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स को रिटायर होना चाहिए। वो तो पॉलिटिकल लीडर है ही नहीं, वो तो समाज सेवी हैं। तो वो अपने बारे में बात कैसे कर सकते हैं? वो तो इसका मतलब मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे कि 75 साल का जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा उसको रिटायर हो जाना चाहिए। सो आर यू सेइंग यू आर डू यू एग्री विद मोहन भागवत जी कि 75 साल के बाद पॉलिटिकल लीडर्स को रिटायर हो जाना चाहिए? सर दारूवाला साहब, Definitely, I am not aware of this. As you're saying, a resolution has been passed. I will take information on this but and there's I'll no come back to resolution. you. It was a Just speech. give me this It was a speech one made day. by. It was a speech made by Mohan Bhagwat. I never said resolution. No, I was talking about this Muslim interaction which I was present. Oh. I was monitoring, and that night Indreji took a summary meeting on that. I was part of that. Gee. I know what happened that day, and on that I can give you full answers with authority. Wonderful. once व्यास जी, एक संजय You राउत want to ने go- जिस प्रकार से आरोप लगा दिया है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे पर और 8 मिनिस्टर का विकेट जाने वाला है, उन्होंने भविष्यवाणी भी की है। कितना सच्चाई और भ्रष्टाचार बात समझे उनको? डॉक्टर एकनाथ शिंदे से जोड़ा है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? Right. Thank you so much, दारूवाला साहब. God bless you. Bye bye. शादी हो गई। दारूवाला साहब नमस्कार. Yeah, you can finish your statement, व्यास जी। मैं- डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को जो मैं भी भ्रष्टाचार आपसे के आरोप कई लगा दफा दिए। कह चुका हूं कि किसी सेंसिबल व्यक्ति के बयान पे तो मैं जवाब दे सकता हूं। अब संजय राउत जी तो सुबह उठ के क्या बोलते हैं, शाम तक उनको खुद को ही पता नहीं रहता, तो उनके बयान को मैं क्या बात कहूं। अब वो किस पे भी आरोप लगा सकते हैं जो खुद कांच के घर में रहते हैं, दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने का सोचना भी नहीं जी, चाहिए बिल्कुल। उनको। वो क्यों सत्ता के बाहर हो गए, उनके दल की हालात ये क्यों हो गई, उनके दल के से लोग हर दिन छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये वो एक कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर संजय राउत जी के पास कोई भी चीज है जो आरोप लगा रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं, पब्लिक डोमेन में वो आप प्रूफ के साथ रखे, हम उसका जवाब देंगे। अब वो Wonderful. किसी का नाम लेकर के कोई चीज बात कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। आप प्रूफ के साथ रखिए, आप शिकायत कीजिए, आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, आप राज्यपाल के पास जाइए। वहां तो जाएंगे नहीं सुबह 9 बजे अपने घर के नीचे खड़े होकर के 4-5 पत्रकारों के सामने वो जो अपना जिसको कहते हैं बांग देने वाली बात है, मुर्गा बांग देता है, उसी तरह से वो बोलते हैं। तो उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन नासिर साहब, वन थिंग इज वेरी क्लियर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी, तीनों के तीनों ने बड़े ही बैलेंस्ड, ऑब्जेक्टिव और गंभीर तरीके से इस विषय को सामने रखा है, 2 विषयों को। स्पेशली राहुल गांधी ने तो दो विषयों को, बाकी सब ने एक विषय को, स्पेशली विद रिगार्ड टू दी SIR गोइंग ऑन इन बिहार। कोई चिल्लाए नहीं है, कुछ नहीं किया, उन्होंने क्लियर कट बोला भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, जरा इसको ठीक कीजिए। इफेक्टिवली व्हाट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सेड एंड व्हाट प्रियंका गांधी जी सेड, आई वाज रियली इंप्रेस्ड, वेरी फ्रैंकली। दे सेड कि भाई इलेक्शन कमीशन हैज टू हैव द फेथ एंड ट्रस्ट ऑफ एवरीबॉडी। तो वो आप रिगेन करिए ना प्लीज, हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से काम करें,
आप प्लीज ट्रांसपेरेंटली काम कीजिए, सबको कॉन्फिडेंस में नीचे और ये कीजिए। और दूसरी चीज, आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन राहुल गांधी जी का ये जो थ्रस्ट है टुवर्ड्स ओबीसीज, एसटीज एंड एसटीज, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भाई आज की तारीख में भी हर जगह पर आप जाइए, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है या शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जो अत्याचार है वो कम नहीं हुआ है। कुछ बोलना चाहेंगे आप नासिर साहब? नहीं, ये तो मैंने पहले ही कहा कि ओबीसी हो, दलित हो, वंचित समाज है, आज भी वो मुख्य धारा में नहीं है। भले चंद लोग पॉलिटिक्स में दिखते हो, वो एक आईना नहीं है। अब जमीन पे आज भी वो समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। जी दुरुस्त बात। अब जमीन पे जाके देखें स्कूलों के अंदर, तो उनकी ड्रॉप आउट कितना है स्कूलों में, 7वीं 8वीं तक बच्चे नहीं पढ़ पाते। कितने इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, कितने आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, आप एक डेटा निकालिए, उनकी आबादी कितनी है, वो सरकारी नौकरियों में कितनी, आपको मिल जाएगा। बहुत मुश्किल हालात में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं तो आज भी सलाम करता हूँ काशीराम को कि जो उनकी आवाज बने, ये बहुत बड़ी योगदान है काशीराम, जो बाबा साहब अंबेडकर की, सावित्रीबाई फूले की, जो इन लोगों ने उनकी आवाज उठाई है। नहीं तो ये समाज कहाँ जाता मुझे नहीं मालूम है। पर आज इस समाज को लिए अगर राहुल गांधी ने आवाज उठा रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। ओबीसी दलितों को मिला दे तो तकरीबन कितने % आबादी हो जाती है। वो समाज आज कहाँ है? आज उस समाज को हक हकूक से क्यों पिछड़ा, तो उसकी आवाज उठाना चाहिए, और आवाज हम मुसलसल उठा रहे हैं। तो हम कहते हैं ना, कलम से लड़ेंगे चुप नहीं रहेंगे, कलम से लड़ेंगे चुप नहीं रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, हम ही बदलेंगे, कोई और बदलने नहीं आएगा, हम ही कोशिश करके बदलेंगे। बट हमारी पूरी ताकत है कि हम इस देश को बदलें। नासिर साहब, सेकेंड अंबेडकर राहुल गांधी जी को कहना क्या ठीक है? क्या पूरे देश में एक प्रकार से हंगामा मच गया कि राहुल गांधी जी सेकेंड अंबेडकर बन के ओबीसी कम्युनिटी के सामने आएगा? ये उदित राज जी ने कमेंट किया था कल के सम्मेलन में। सर, आज ओबीसी दलितों की बात सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? आप एक नेता का नाम बता दीजिए इस समाज के लिए आवाज उठा रहा। आज की तारीख में अगर कोई आवाज उठा रहे तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। दारूवाला साहब कहेंगे मोदी जी खुद ओबीसी है। हर आप स्टेज पे चले जाए, हर जगह उनकी आवाज बन क्यों कर रहे हैं? आज तमाम लोग उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? आज इनकी ग्राफ देख लीजिए ना, आज ग्राफ कहाँ है और ग्राफ कहां से बढ़ रही है। तो तमाम समाज के वो आवाज उठा रहे थे, इसमें तकलीफात क्यों है किसी देश? किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर वंचितों की आवाज बनना गुनाह है तो ये गुनाह ही सही, हम तो बनते रहेंगे। मगर खुद को अंबेडकर कहना, अंबेडकर जी के किसने कहा? नहीं, अगर मोदी जी को भगवान का अवतार बोलते हैं तब आपको तकलीफात नहीं हो रही, सीधा भगवान के बराबर खड़ा कर दिया जाता है। तो बाबा साहब अंबेडकर की छवि देख रहे हैं लोग, तो उसमें आपको तकलीफात क्यों हो रही है? दारूवाला, क्या तकलीफ है? आप 11th अवतार बोलते हैं मोदी जी को तो सब चुप बैठते। अब उदित राज जी ने कहा कि सेकेंड अंबेडकर है, तो आपको तकलीफ क्यों है? दारूवाला साहब नहीं, बेशक इफ ही वांट्स अपने आप को अगर ओबीसी का मसीहा कहला रहे तो मुझे तो खुशी है। मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई और भी हमारे समाज में आवे, वो ओबीसी के साथ साथ अल्पसंख्यक को भी साथ में लेके चले, बुद्धिस्ट लोगों को भी साथ में लेके चले। यहाँ पे इतने बिछड़े हुए लोग हैं, मोदी जी के साथ में अगर राहुल जी भी खंडे को खंडा लगा के काम करते हैं, और अगर वो हमारे ऑनरेबल भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा से इतने वो प्रेरित है, क्या वो स्वयं बाबा साहब के विचारधारा के ऊपर चलने के लिए वो समर्पित है, तो मैं तो उन्हें सलाम करता हूँ सर। प्लीज चलिए, आपको लाख लाख सलाम। Shall I move now, sir? I have Right, thank you very much. Darwala Sahab also has to go for namaz. Thank you. Vyas Sahab, thank you very much. Great pleasure. Great pleasure talking to all three of you. Thank you very much. Allah Hafiz. नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। अली साहब, मैं आपसे अभी बड़ा इम्प्रेस हुआ आपके प्रयत्नों से, जो मुख्य धारा में जोड़ने के जो प्रयत्न आप कर रहे हैं। रियली आई एम इम्प्रेस्ड। He's already left, but wonderful, sir. We'll let him know, and I'm sure he'll watch this. Darwala Sahab, compliment for you from Vyas Sahab. Thank you very much, sir. नमस्कार, जय हिंद। राइट, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। विल बी आप लोगों के समर्थन की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। The fastest growing channel of the nation now. The fastest growing channel of the nation now, as Pradeep is so fond of saying, and we really are the fastest growing channel. I hope it is able to maintain that particular level, and we have always tried to be as fair and objective as possible in whichever show we do and whatever we do. और आपने अगर कोई कमेंट भेजने हो जरूर भेजें,
Do you think Rahul Gandhi is the new Ambedkar of India? क्या राहुल गांधी जी असल में नए बाबा साहेब अम्बेडकर हैं हिंदुस्तान के? आप इसके बारे में क्या समझते हैं? Please do send in your comments. I would love to read your comments, whatever they are. Well, that's just about it. From both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय, जय हिंद. जय.